मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने के लिए एमटीएचएल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड बनाया जा रहा है। करीब 22 किलोमीटर लंबी ये ब्रिज देश का सबसे बड़ा समुद्री ब्रिज है और ये इसी साल नवंबर महीने में पूरा हो जाएगा। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने एमटीएचएल प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी ग्राउंड जीरो से दी। देखिए। फिलहाल हम अरब सागर में मौजूद हैं और ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये MMRDA यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको MTHL प्रोजेक्ट कहा जाता है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड। अब दूसरी तरफ जो है नवी मुंबई है और हम जहां पर जा रहे हैं वो मुंबई की तरफ है और इन दो शहरों को इस ब्रिज के जरिए जोड़ा जाएगा, जिसके लिए अभी फिलहाल घंटों का समय लगता है, लेकिन एक बार जब ये ब्रिज बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो ये जो पूरा सफ़र है, ये जो पूरा फासला है वो मिनटों का हो जाएगा। और इसलिए भी ये जो एक प्रोजेक्ट है वो काफ़ी अहम है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में जो लोग काम करने आते हैं, जो व्यापार करने आते हैं, वो केवल मुंबई के नहीं होते हैं, आसपास के कई इलाकों से आते हैं और एक जो ट्रैफिक की समस्या है काफ़ी अहम समस्या रही है। लेकिन ऐसे में जब ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा तब इसका फ़ायदा उन सभी लोगों को होगा। आज हम यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर हमने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी उनका भी इंटरव्यू किया है। ये उनका एक काफ़ी अहम पेट प्रोजेक्ट रहा है। जब 2024 में चुनाव के लिए वो जाएंगे तब इस प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया जाएगा। अब ये जो आप गर्डर देख रहे हैं, ये जो दो पुल को जोड़ रहे हैं, जहाँ पर कई जगहों पर आप कंक्रीट यानी सीमेंट से इसे बनाया जा रहा है, तो वही कई जगहों पर इसे OSD कहा जाता है, जिसका मतलब है ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक, उसके ज़रिए बनाया जाता है। ये देश की सबसे बड़ी सी ब्रिज है। इसकी जो कुल आप डिस्टेंस देखेंगे वो लगभग 22 किलोमीटर की है और जब ये एक बार बनकर तैयार हो जाएगा तो इसका फ़ायदा न केवल मुंबई और नवी मुंबई बल्कि और भी जगहों पर होगा। और यही सोचकर इस ब्रिज को बनाया गया। 2017-18 में इसकी शुरुआत हुई है और ये कहा जा रहा है कि 2023 के अंत तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो मुंबई में समुद्र के बीचों बीच NDTV ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये MTHL ब्रिज है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड जो ब्रिज बन रहा है, देश की सबसे बड़ी सी ब्रिज है, जिसकी जो पूरी आप डिस्टेंस देखेंगे वो 22 किलोमीटर की है और उम्मीद जताई जा रही है कि इसी साल नवंबर महीने में ये बनकर तैयार हो जाएगी। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात की। उन्होंने MTHL योजना पर कहा कि घंटों का सफर मिनटों में पूरा हो जाएगा। देखिए। हाल हम अरब सागर में मौजूद हैं और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो देश की सबसे बड़ी सी ब्रिज बनाई जा रही है। लगभग 22 किलोमीटर बड़ी ये ब्रिज बनाई जा रही है जिसका नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड। MTHL ये एक प्रोजेक्ट है और वो इसी साल के अंत तक इसके पूरा करने की बात की जा रही है। इसके बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया NDTV से बात करने के लिए। ये आपका एक पेट प्रोजेक्ट रहा है, क्या कुछ इसकी जानकारी आप दे सकते हैं? कितना काम हुआ है और क्या इसकी खासियत है? ये 22 किलोमीटर का सिंगल लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है और ये मुंबई को नवी मुंबई, ठाणे, रायगढ़ को जोड़ने वाला ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये इसको हम लोग कोस्टल हाईवे को भी जोड़ रहे हैं, शिवड़ी, नावाशवा, वरली। इससे नरीमन पॉइंट से निकला हुआ जो हमारा नागरिक है वो डायरेक्ट मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, रायगढ़ यहाँ पहुँचेगा इस 22 किलोमीटर की जो सिंगल लॉन्गेस्ट ब्रिज है इससे। और इसमें ये हम लोग मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे को कनेक्ट कर रहे हैं, ये मुंबई गोवा हाईवे को कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो 2, 2.5, 3 घंटे लगने वाले जो ट्रैवल टाइम है, ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा और सिर्फ 12 से 15 मिनट में ये जो दूरी जो है वो पार करेंगे लोग और इससे बहुत ही लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। सबकी सेविंग है, समय की बचत है, फ्यूल की बचत है। कब तक ये प्रोजेक्ट पूरा होगा? कितना प्रतिशत पूरा हो चुका और लोगों को कब तक यहाँ पर से जाने में? एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है इसमें। ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक का इस्तेमाल है जो आज यहाँ पर 180 मीटर का देश में सबसे लॉन्गेस्ट ये गर्डर है, इसका लॉन्चिंग हो रहा है और ये इसका इम्पैक्ट भी है। मुंबई में इम्पैक्ट होगा। मुंबई में जो लेबर है, जो फिनिश गुड है, जो रॉ मटेरियल है वो फास्ट तेज़ी से पहुँचेगा और वहाँ पर ग्रोथ सेंटर है
जो यहाँ लैंड होगा चिरले रायगढ़ में, ग्रोथ सेंटर होगा, लॉजिस्टिक पार्क होगा, वहाँ पर टाउनशिप होगी। ये इकोनॉमी को बूस्ट देने वाला ये प्रोजेक्ट है और ये इस नवंबर 23 तक पूरा करने का हमारी कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे पीछे आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद बता रहे हैं, ये जो आप पीछे देख रहे हैं जो घंटों का सफ़र है मिनटों में पूरा किया जाएगा, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने खुद कहा है। और ये जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड है इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी और इसी साल नवंबर 2023 तक इसे पूरा करने की बात की जा रही है। अरब सागर से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। गंगा विलास क्रूज वाराणसी पहुंच चुका है। शुक्रवार 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे हरी झंडी दिखाएंगे। यह बनारस से चलकर बांग्लादेश के ढाका से होते हुए डिब्रूगढ़ तक जाएगा। इस क्रूज में 18 कमरे हैं जिसमें 36 लोग सफर कर सकते हैं। यात्रियों के साथ 36 क्रू मेंबर्स भी इसमें सवार रहेंगे। इस क्रूज में फिल्टरेशन प्लांट है जिसकी वजह से गंगा का पानी लेकर ही उसे फिल्टर करके नहाने के लिए और दूसरे काम में प्रयोग किया जाएगा। इस क्रूज का अपना एसटीपी प्लांट है जिसमें गंगा में पोल्यूशन नहीं होगा। इस जहाज में 40,000 लीटर का फ्यूल टैंक है जिससे 30 से 40 दिन तक फ्यूल की कमी नहीं होगी। यह खबर दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए। आश्रम फ्लाईओवर को डीएनडी फ्लाईओवर से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए आश्रम फ्लाईओवर पर 1 तारीख से निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इसके चलते नोएडा दिल्ली रूट पर हर रोज भीषण जाम लग रहा है। आश्रम चौक के ट्रैफिक को कम करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस गूगल मैप का सहारा ले रही है। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इससे पता लग जाता है कि भाई हमारा ये गूगल मैप पे कहाँ तक पहुँच गया, टेल जो कहाँ तक है। ठीक है। तो तेल को देख के हम चलाते हैं कि कहीं कोई जाम तो नहीं लगा हुआ। ठीक है। उस हिसाब से हम ये आगे पीछे करते हैं। ट्रैफिक के लिहाज से दिल्ली का ये सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक आश्रम चौक है। यहाँ तैनात 10 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस जवानों के हाथ में स्मार्ट मोबाइल रहता है और निगाहें गूगल मैप पर रहती हैं। इस चौक पर 4 ट्रैफिक लाइट है, फरीदाबाद, निजामुद्दीन, नोएडा और लाजपत नगर जाने वाली। यहाँ पर यह ट्रैफिक लाइट की टाइमर मशीन लगी है, लेकिन आजकल इसे गूगल मैप के जरिए जैम देखकर हाथ से रेड और ग्रीन लाइटें की जा रही हैं। जैसे अब ये रेड लाइट चल रही है, अभी जो एनएफसी से आ रहा है ट्रैफिक, हाँ। ये चालू है। हाँ। अभी थोड़ा सा जैसे ये पीछे तक दिखा रहा है। इसके अंडरपास के अंदर ट्रैफिक नहीं जा रहा है तो थोड़ा पीछे है ट्रैफिक। हाँ। तो जैसे यहाँ से दिख जाता है, इससे गूगल से भी दिख जाएगा और सामने से भी दिख जाता है। हाँ। जैसे ही खुल जाएगा इसके बाद मैं यहाँ से बटन दबाऊंगा। हाँ। वो रेड हो जाएगी। देखिए सर, अब ये रेड हो जाएगी। ये देखिए, ये रेड हो गई। यही नहीं, आश्रम चौक के आसपास की ट्रैफिक लाइटों पर भी ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी गूगल मैप के जरिए निगाहें रखते हैं। बहुत सारे जितने सोशल मीडिया पर जो साधन हैं उनको एनालाइज करती है, चाहे वो ट्विटर पर कुछ कॉल्स आती है पब्लिक की, इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है, हमारी जो हेल्पलाइन है उस पर लोग कॉल करते हैं, और इसके अलावा जो डिफरेंट ऐप्स हैं मैप की उनको एनालाइज करके जहाँ जहाँ पर डाइवर्जन की आवश्यकता होती है या जहाँ पर कंजेशन हो जाता है या जहाँ पर जो आपने देखा होगा जहाँ पर डार्क है या रेड ब्राउन है वहाँ पर हम लोग प्लान करते हैं। लेकिन जब दिल्ली में सभी जगहों पर ऑटोमेटिक टाइमर से चलने वाली ट्रैफिक लाइटें हैं तो यहाँ क्यों गूगल मैप से ट्रैफिक चलाया जा रहा है, ये जानने के लिए हम पहुँचे आश्रम फ्लाईओवर। इस फ्लाईओवर को डीएनडी से जोड़ा जा रहा है ताकि नोएडा और आसपास जाने वाले ट्रैफिक ऊपर से ही निकल जाएं। इसके चलते 45 दिनों के लिए इसे बंद कर दिया गया है। तो अभी ये जाम लगता है यहाँ पे? हाँ, थोड़ा बहुत रहता है। अच्छा, जाम अभी यूँ लग रहा है कि पहले जो ये फ्लाईओवर जो ऊपर चलने वाला था ये जनवरी से बंद है। हाँ। जब से ही जाम लगना शुरू हो रहा है। तो अब ये बन जाएगा तो उसके फिर बाद में ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगा, ऊपर का ट्रैफिक ऊपर निकल जाएगा, नीचे का ट्रैफिक नीचे से निकल जाएगा। फिलहाल 1.5 महीने तक दक्षिणी दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि गूगल मैप की मदद से ट्रैफिक पुलिस लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले दिल्ली पुलिस के एएसआई शंभू दयाल के परिवार को 1 करोड़ सम्मान राशि की घोषणा की है। वहीं अब दिल्ली पुलिस ने इस घटना के बाद ये फैसला लिया है कि कोई भी अपराध की कॉल या सूचना मिलेगी तो उससे निपटने के लिए कम से कम 2 पुलिस वाले जाएंगे। शरद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में यही वो जगह है जहां बीते हफ्ते वंदना नाम की महिला ने मोबाइल फोन छीने जाने की शिकायत की। मायापुरी थाने में तैनात दिल्ली पुलिस के एएसआई शंभू दयाल ने आकर मोबाइल स्नैचर को पकड़ा। लेकिन जब एएसआई शंभू दयाल मोबाइल स्नैचर को पकड़कर ले जा रहे थे तभी उसने चाकू निकाला और ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। मोबाइल स्नैचर ने कम से कम 12 बार एएसआई की गर्दन, पेट, पीठ और सीने पर चाकू मारा। हालांकि बाद में और पुलिस वालों के आने पर हमलावर को पकड़ लिया गया, लेकिन 8 जनवरी को इलाज के दौरान शंभू दयाल की मौत हो गई। सवाल उठ रहा है कि जब वहां पर इतने लोग मौजूद थे तो 24 साल के मोबाइल स्नैचर का मुकाबला 57 साल के पुलिस वाले शंभू दयाल अकेले ही क्यों करते रहे और जान गंवा बैठे। यहाँ कितने लोग होंगे उस समय पर जब ये घटना हुई? 10-15-20 लोग रहे ने। 10-15-20 लोग थे। हाँ सर, तो बचाने की कोशिश सर बहुत करे मगर चाकू डेर के मारा। हाँ। नहीं बचा पाए उसको। अच्छा, मैं भी बचाने की कोशिश करी, मैं भी पकड़ने की कोशिश करी। अच्छा। मगर चाकू डेर के मारा सर। जहाँ मैं झगड़ा हो रहा था, इधर दुकानदारी कर रहे थे, वो गाड़ी का ओवर था, जहाँ मैं यहाँ से सब उतर के गए। हाँ। जब तक तो भाग रखा तब मेरी घरवाली चिल्लाने लगा, बहुत चिल्लाया, तब जाके सब पब्लिक जो दौड़े तब जाके गया। अच्छा। लड़के को वहाँ जाकर वो छत पर जाके पकड़ा। तो घटना वाले दिन आप यहाँ थे? नहीं सर, नहीं थे, कंपनी में थे। हैं? अंदर थे। अंदर थे, बाहर नहीं थे? बाहर नहीं थे सर। अब दिल्ली पुलिस ने फैसला किया है कि किसी भी अपराध की सूचना मिलने पर उससे निपटने के लिए कम से कम 2 पुलिस वाले जाएंगे ताकि अपराधी पुलिस पर भारी ना पड़े। उनकी जान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ड्यूटी के दौरान जान देने वाले एएसआई शंभू दयाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देने की घोषणा की है। शंभू दयाल जी जैसे शख्स के ऊपर हमें गर्व है, पूरे देश को गर्व है, पूरी दिल्ली को गर्व है। उनकी जान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। ऐसे वीर पुरुष देश के लिए भी एसेट हैं और उनके परिवार के तो वो बहुत प्यारे थे ही, लेकिन ऐसे मौके पे उनको सम्मान देने के लिए दिल्ली सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। दिल्ली पुलिस के एएसआई शंभू दयाल के संघर्ष और उनकी बहादुरी का सम्मान करते हुए ये बताना आखिरी में ज़रूरी है कि कुछ लोगों ने आदतन इस मामले को भी हिंदू मुसलमान रंग देने की कोशिश की, लेकिन इस मामले का कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कारण पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। वर्ल्ड बैंक ने आगाह किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध और कई दूसरी वजहों से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ रही है। हालात अगर और खराब होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर धकेल सकते हैं, लेकिन इस स्लो डाउन से क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है? देखिए हिमांशु शेखर मिश्र की रिपोर्ट। क्या अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर मंदी के बादलों के बीच भारत दुनिया भर की उम्मीद है? वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट बताती है कि कई चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बेहतर रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भारत की विकास दर 6.9% रह सकती है। दुनिया की 7 बड़ी उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारत की विकास दर सबसे तेज रह सकती है। अगले वित्तीय साल 2023 के दौरान भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार 6.6% रहने का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2022-2023 के पहले हफ्ते के दौरान भारत में प्राइवेट कंजम्पशन अच्छा रहा और अर्थव्यवस्था में निवेश भी बेहतर हुआ। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उथल-पुथल की वजह से भारत का कारोबार घाटा 2019 के बाद दुगुने से ज्यादा हो गया है। ये भारत का जो आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा है, स्वावलंबी भारत, प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश के अंदर भारत में जहां हमने उस आर्थिक तंगी को आने नहीं दिया
और हमने उस आर्थिक तंगी से ऊपर हो करके हम एक आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज निर्माण करके और जो हमारा ग्रोथ हो रहा है, हम जो इंडस्ट्रीज बढ़ा रहे हैं, हर प्रकार के जो इस प्रकार के व्यापार को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो यह हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो भविष्य दृष्टा के रूप में उन्होंने जिस प्रकार का एक योजना बनाई है, हम निश्चित रूप से देश प्रगति के पथ पर है और हम दुनिया में अच्छा अव्वल कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने आगाह किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है। दुनिया की विकास दर पहले अनुमानित 3% से घटकर 1.7% तक जा सकती है। यूक्रेन ने एनर्जी क्राइसिस, यूरोप बार एनर्जी क्राइसिस क्रिएट कर दिया होल ऑफ यूरोप के अंदर। इन्फ्लेशन कोविड की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल है ऑलमोस्ट, और ये अभी इस परिस्थिति का कोई इंडिकेशन नहीं आ रही कि अगले आने वाले सालों में क्या सिचुएशन होगी और क्या परिस्थिति आएगी। तो जो वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्शन किया है कि आज की डेट में जो इकॉनमी 22-23 में 3% से ग्रो करनी थी, वो 1.7 है, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और लगभग आधी रह गई है ग्रोथ जो पहले होनी चाहिए थी। तो ये एक रिसेशन की तरफ इशारा कर ही रहे हैं, और रिसेशन आता है तो शुरू में डेवलप्ड नेशन को तंग करेगा, बाद में डेवलपिंग नेशन को, विकासशील देशों को भी तंग करके जाएगा। जाहिर है अगर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ती है तो इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत सरकार आने वाले समय में इस चुनौती से कैसे निपटती है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के बाद पहली बार इस साल संक्रांति पर जयपुर में जबरदस्त जोश नजर आ रहा है। लोग त्योहार को लेकर जोश में हैं, तो कारोबारी कारोबार को लेकर। पतंगों के बाजार में 2 साल बाद इतने सतरंगी ये बाजार नजर आ रहे हैं। हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट देखिए। संक्रांत से पहले बाजार पतंगों से पट गए हैं। हमेशा की तरह कुछ पतंगों की सबसे ज्यादा मांग है। राजनीतिक हस्तियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोलबाला है, तो सिद्धू मूसेवाला की याद में भी पतंगे बाजार में दिख रही हैं। इस साल की हिट फिल्मों को लेकर भी पतंग मौजूद हैं। ट्रेंड के अंदर जैसे सिद्धू मूसेवाला की पतंग हो गई प्रिंट की, और नरेंद्र मोदी जी की पतंग हो गई, अशोक गहलोत की पतंग हो गई, और अभी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसकी प्रिंट, राहुल गांधी की प्रिंट की पतंग हो रही है। बच्चों की पसंद हमेशा की तरह कार्टून की पतंगों को लेकर है। इस बार संक्रांत शनिवार और रविवार को है, इसलिए बाजार में उम्मीद है कि इस बार त्योहार कुछ ज्यादा ही धूमधाम वाला रहेगा। कार्टून में बच्चे फेमस हो रहे हैं, कार्टून की पतंगे चाहिए। दूसरी बात, बच्चों में बड़ा क्रेज हो रहा है कि बड़ी पतंग उड़ाएंगे हम इस बार, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 3 साल के अंदर वो लोग बाग अपना भड़ास जो है बड़ी पतंगों के साथ निकालेंगे इस बार मकर संक्रांति पर, क्योंकि हमें बड़ी उड़ानी है। 3 साल से वो अच्छे तरीके से नहीं उड़ा पाए। कोविड के बाद बहुत अच्छी पतंगबाजी होगी इस बार, क्योंकि 15 तारीख का संडे को और ज़्यादा पतंगबाजी होगी, संक्रांत की तरह ही उड़ेगी उस दिन। पिछले साल तो मतलब बिल्कुल बंद ही था, और इस टाइम जो है थोड़ा बहुत उम्मीद है उठ सकता है, जो अब देखते बैठे हैं आस में। तो ग्राहक भी दिख रहे हैं, छुट्टियां भी पड़ रही हैं और कोरोना से मुक्त माहौल भी है। बस हवा ने साथ दिया तो इस बार जयपुर का आसमान इतना सतरंगा हो जाएगा कि लोग याद रखेंगे। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।